नमस्कार दोस्तों। डू यू नो देर आर मोर देन 4,000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन इंडिया. There are more than 12 crore investors who are investing in mutual funds through different platforms. बट इनमें से 75% स्कीम्स ऐसी हैं जो आपका बेंचमार्क रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाती हैं. और जो आपके 12 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि इसको एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मानकर किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो जनरली किसी दोस्त के द्वारा, मित्र के द्वारा, किसी नॉर्मल एजेंट के द्वारा आपको सजेस्ट किया जाता है. बट म्यूचुअल फंड को लेकर अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आपकी रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है और आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस इन द लॉन्ग रन प्रिपेयर कर सकते हैं. इसीलिए आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहला जो फैक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमें कंसीडर करना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. देखिए, बिना ऑब्जेक्टिव के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी प्लानिंग आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से आपको करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव आपका लाइफ से रिलेटेड हो सकता है. इट कैन बी बाइंग ए लग्जरी कार, बाइंग ए हाउस, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन, गोइंग ऑन ए लग्जरी एक्सोटिक वोकेशन आफ्टर 5 years. तो किसी भी तरह का गोल हो सकता है. उसके अलावा आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आप स्मॉल सेविंग्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपका इस इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है. जितने अच्छे से आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेंगे उतनी अच्छी प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड्स की कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंसल्टेंट. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क रिवॉर्ड. हमेशा कहा जाता है हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड्स. म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी असेट क्लासेस हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है. बहुत सारी तरह की स्कीम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिस्क रिवॉर्ड प्रोपोजिशंस प्रोवाइड करती हैं. जैसे अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर लेते हैं तो दे प्रोवाइड यू हाई रिस्क हाई रिटर्न्स प्रोपोजिशन. अगर हम डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर लेते हैं तो इनमें कंपैरेटिवली रिस्क काफ़ी कम रहता है, लेकिन रिटर्न भी इनका एफडी के बराबर ही रहता है. 1-2% प्लस और माइनस आप पकड़ कर चल सकते हैं. तीसरी जो कैटेगरी आती है कमोडिटी ओरिएंटेड फंड्स की आती हैं. जनरली गोल्ड मेजर प्रोडक्ट है इसके अंदर, बट अब बाकी कमोडिटीज़ को लेकर भी ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड स्कीम्स आ रही हैं. तो गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड को शुरू से ही एक सेफ असेट क्लास माना जाता रहा है. बट गोल्ड में भी फ्रॉम टाइम टू टाइम हमने देखा है 10-15% तक के डिक्लाइंस आ जाते हैं. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप लॉन्ग टर्म 3-5-10 ईयर्स की बात करते हैं तो गोल्ड में भी एक अच्छे रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं. तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, आपको अपनी रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस पता होनी चाहिए. और रिस्क और रिटर्न हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप रिस्क कम से कम लें और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए. तो इसलिए आपको एक पोर्टफोलियो मिक्स क्रिएट करने की आवश्यकता होती है और वो आप एक कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट हम इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसीडर आपको करना चाहिए, दैट इज लिक्विडिटी. देखिए, पैसे की ज़रूरत कभी भी आ सकती है और आपको कब पैसे की ज़रूरत आएगी ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है. जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो आपका एक इमरजेंसी फंड है तो आपको पैसा थोड़ा सेफ असेट क्लास की तरफ रखना चाहिए. अगर आपको उस पैसे की लॉन्ग टर्म में आवश्यकता नहीं है और आप वो पैसा 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए रख सकते हैं, तो आप थोड़ा सा रिस्की एसेट क्लासेस की तरफ अपना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा सकते हैं. तो हमें लगता है कि लिक्विडिटी की पोजीशन आपको समझ लेनी चाहिए और वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है. अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी किस तरीके की है, आपके पास जो इनकम आती है वो रेगुलर आती है या बल्क में आती है, किस तरह के सोर्सेज से आपके पास इनकम आ रही है, आपके पास सरप्लस फंड्स क्या अवेलेबल हैं और आप कितना ज़्यादा कवर हैं सिक्योरिटी वाइज
फाइनेंशियली थ्रू इंश्योरेंस एंड अदर प्रोडक्ट्स कि आपको अगर इमरजेंसी में फंड्स की आवश्यकता पड़ती है तो वो अरेंजमेंट कहाँ से हो सकता है। इस पर डिपेंड करेगा कि लिक्विडिटी आपको कब चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए। जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 4-5 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें और वहीं से आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको कंसीडर करना है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। वी ऑलवेज से दैट कि आपको अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही तरह की एसेट क्लास में नहीं डालना चाहिए, आपको डाइवर्सिफाई करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आज किसी की एज 40 ईयर्स है और वो आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला उसको देते हैं कि 100 माइनस 40, 60% शुड गो इनटू रिस्क ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स दैट इज इक्विटी, 25% should go into a little safer asset classes that is debt or government securities or bonds oriented funds, और बाकी का जो पैसा बचा है 15% वो आप डाल सकते हैं कमोडिटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर। तो ये एक डाइवर्सिफाइड प्रोपोजिशन आपको प्रोवाइड करता है विच विल हेल्प यू टू क्रिएट फंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा अगर आपको लिक्विडिटी की आवश्यकता पड़ती है तो आप पैसा निकाल भी सकते हैं। रीजन मीन अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तो वहां से पैसा निकालना मुश्किल होता है उस समय में, तो उस समय आप डेट या गोल्ड ओरिएंटेड स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। यदि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको पैसे की इमरजेंसी आ जाती है तो आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 3 असेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स भी मिलेंगे और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी पर कि जब भी आप फंड सेलेक्ट करें वो फंड का जो सिलेक्शन है वो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करिए। रीज़न बीइंग जैसे कि मैंने कहा कि 75% स्कीम्स ऐसी हैं जो अपने बेंचमार्क इंडिसेस को बीट नहीं कर पाती हैं और उनके बराबर भी रिटर्न नहीं दे पाती हैं। तो आपको जब फंड सिलेक्शन करना है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। इट कैन बी फंड साइज, फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मिक्स, फिर उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है उस फंड का, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर, अल्फा क्या क्रिएट करता है फंड। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं वाइल चूजिंग एनी फंड हाउस और ए पर्टिकुलर फंड। अब सारा पैसा एक फंड हाउस के पास मत लगाइए, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए इनटू डिफरेंट फंड हाउसेस। हो सकता है कोई फंड हाउस इक्विटी फंड्स बेटर मैनेज करता हो, कोई फंड हाउस डेट फंड्स बेटर मैनेज करता हो, कोई फंड हाउस कमोडिटी ओरिएंटेड फंड्स बेटर मैनेज करता हो। तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से फंड हाउसेज हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स एक अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, और उनके कौन से फंड्स हैं जो फ्रंटलाइन फंड्स में आते हैं जिनका साइज बहुत अच्छा है, जो काफ़ी सालों से परफॉर्मेंस दे रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, जिन्होंने अपने बेंचमार्क इंडिसेस के रिटर्न को बीट किया है। तो उस तरह के फंड आपको सिलेक्ट करने हैं और एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो आपको बनाना है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर 40 ईयर्स की आपकी एज है तो 60% आप इक्विटी में डालिए, 25% आप डेट एंड बॉन्ड्स फंड में डालिए और 15% आप गोल्ड ओरिएंटेड फंड्स में डालिए। तो इस तरीके से आप अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। I hope this video is helpful for you. Keep subscribing, keep watching, keep sharing our videos. Thank you very much. Thank you.